हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग डेली दोपहर 2:30 बजे सीटेट के लिए क्लासेस लेते हैं, जिसमें अभी हम लोग ईवीएस पेडागोजी अर्थात जो हमारा सीडीपी है वो, और साथ में जो हमारा पेपर 2 में एसएसटी है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख रहे हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया हुआ था प्रैक्टिस सेट 1 ईवीएस का, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज हमने दूसरा प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है ईवीएस का, जिसमें हम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में 2021 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको भी कुछ क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे और साथ में इसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्लासेस डेली दोपहर 2:30 बजे मिलती हैं, तो डेली क्लासेस लिया करिए, आपको इससे बहुत ही लाभ होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2021 का है और आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 61 से जो ईवीएस वाला क्वेश्चन है वो पूछा जाना स्टार्ट होता है। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस से, जिसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी और 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पहले जो है ना क्लास 3rd से क्लास 5th तक की जो हमारी ईवीएस थी उसको पढ़ करके ही हमारा काम चल जाता था, लेकिन अब क्वेश्चंस थोड़ा डीपली पूछे जाने लगे हैं, तो आपको इससे इधर जाके जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम लोग इसको डेली करते रहेंगे, आपको इससे आइडिया भी बनता रहेगा और साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलता रहेगा, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो तैयार भी होती रहेंगी। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। अर्थात आपसे पूछ रहे हैं कि कौन है जो यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? तो भैया ये क्वेश्चन जियोग्राफी का है, अर्थात भूगोल का है। लेकिन पूछा कहाँ गया है? तो पूछा गया है हमारे ईवीएस में। तो ईवीएस में साइंस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जियोग्राफी से भी बनते हैं, और ईवीएस जो है 3rd से 5th उससे तो बनते ही हैं। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या फिर चंडीगढ़। तो वर्तमान की परिस्थिति आप देखें, यानी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरी अर्थात संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक, इन 8 संघ शासित प्रदेशों में आप देखें कि लद्दाख भी संघ शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी है। क्यों? क्योंकि अभी नया बना है कुछ ही दिनों पहले, यानी कि 2019 में बना है। मणिपुर और चंडीगढ़ को लेकर के आपको कन्फ्यूज़न होना चाहिए। तो देखिए जो चंडीगढ़ है ना वो भी हमारा यूनियन टेरिटरी ही है, अर्थात संघ शासित प्रदेश ही है। लेकिन जब आप मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर जो है ये स्टेट है, ठीक है, अर्थात इसको राज्य का दर्जा मिला हुआ है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है हमारा, जिसे हम उत्तर पूर्व कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे आप देखेंगे तो ये मणिपुर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसको एक बार आप मैप में लोकेट कर सकते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ होगी। तो ध्यान रखिए जो मणिपुर है वो संघ शासित प्रदेश नहीं है। ये क्या है? तो ये इसको मतलब कि राज्य का दर्जा मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन भी जियोग्राफी से ही पूछा गया है और देखिए ईवीएस वाले सेक्शन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल अर्थात पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? बॉम्बे हाई तथा वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। तो देखिए इसमें बॉम्बे हाई जो है ना वो तो भैया बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ मतलब कि कच्चे तेल के रिच सोर्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन बिहार बेचारा ये खनिज के मामले में, पेट्रोलियम के मामले में एकदम गरीब है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। अब आप देखिए पहले वाले में भी बॉम्बे हाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भी मतलब पश्चिम बंगाल की भी स्थिति ऐसे ही है, ये मतलब कि इसमें रिसोर्स नहीं है। असम और उड़ीसा तो ये भैया है ही नहीं, असम है लेकिन उड़ीसा नहीं है। लेकिन आपको बताना क्या है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों के दोनों स्टेट जो हैं वो पेट्रोलियम के लिए या कच्चे तेल के उत्पादन में अच्छा स्थान रखते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सी वाला है ये ठीक हो जाएगा, अर्थात गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, तो जो गुजरात और तमिलनाडु है ये कच्चे तेल के उत्पादक के रूप में हमारे यहाँ जाने जाते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो पहला विकल्प देखिए बॉम्बे तथा मतलब कि बॉम्बे हाई तथा वेस्ट बंगाल। तो बॉम्बे हाई जो है ये कहाँ पे है? आपको पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र के तट से दूर जो हमारा अरेबियन सी है उसमें स्थित एक अपतटीय क्षेत्र है।
यह भारत में कच्चे तेल का एक प्रमुख उत्पादक माना जाता है, ठीक है। जबकि जो वेस्ट बंगाल है इसके बारे में देखिए तो पश्चिम बंगाल में जो कच्चा तेल है ना बहुत ही सीमित है। एक दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आपको कच्चा तेल थोड़ा बहुत मात्रा में देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोयला आधारित जो पेट्रोलियम गतिविधियाँ हैं वो हो सकती हैं। मुख्य रूप से कच्चा तेल उत्पादक राज्य ये नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ना कोयला वगैरह मिल जाता है। कोयला की कई सारी खदानें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। दूसरा जो ऑप्शन था असम और उड़ीसा, तो इसको देख लीजिए असम और उड़ीसा को। तो असम जो है ये भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्यों में है। आप देखेंगे कि पहला जो कुआं है वो यहीं पे खोदा गया था, डिगबोई मतलब कि जो डिगबोई है वो, ठीक है। तो यहाँ डिगबोई जैसे जो महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि उड़ीसा राज्य की अगर बात की जाए तो ये मुख्य रूप से खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है, लेकिन कच्चा तेल यहाँ पे उत्पादन नहीं किया जाता है। अगला जो ऑप्शन था गुजरात और तमिलनाडु, तो यही हमारा सही उत्तर था। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात जो है वो भारत में कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक माना जाता है। यहाँ पे आपको अंकलेश्वर, खंबात बेसिन जैसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र मिल जाएंगे। तो इसको याद रखना है, अंकलेश्वर और खंबात बेसिन, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला देखें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भी कुछ महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं जैसे कावेरी बेसिन। जबकि जो अगला ऑप्शन है बिहार और बॉम्बे हाई, उसको देखिए तो बिहार मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन नगण्य है। और बॉम्बे हाई तो हमने पहले ही बताया कि बॉम्बे हाई जो है ये प्रमुख कच्चा तेल उत्पादक है, लेकिन चूंकि दोनों ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से जो हमारा सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 अर्थात गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, और ये क्या कह रहे हैं कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वैसे आप देखें कि सारे लोगों ने मिलजुल कर ही हमारे संविधान को बनाने में अपना जो काम है वो किया है, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग नाम लेते हैं वो किसका लेते हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का, ठीक है। अर्थात ऑप्शन जो 3 है वो सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो ईवीएस वाले सेक्शन में क्वेश्चन ना किसी भी सब्जेक्ट से उठा करके पूछ लेंगे। उत्तर प्रदेश में जो टेट का एग्जाम हुआ था उसमें आप देखिए कि ईवीएस वाले सेक्शन में साइंस से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप यहाँ ना ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये क्या पूछ रहे हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो भैया आपके सिलेबस का ही पार्ट है, ईवीएस में वो कुछ भी पूछे सब सिलेबस का पार्ट है। तो इस वजह से अपनी तैयारी जो है ना थोड़ा मतलब विस्तार में करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें, और ये क्वेश्चन देखिए साइंस से है, लेकिन पूछा कहाँ गया है, ईवीएस में। और ये सारे क्वेश्चन 2021 ईवीएस में पूछे गए हैं। नहीं पता चले आप सोचें कि कहीं और से आए, नहीं कहीं और से नहीं आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये। आगे इसके बाद हमने क्वेश्चन जो लिए हैं वो नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखिए क्या कह रहे हैं कि पौधों के लिए मतलब पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे जो कार्य दिए हैं उन पे विचार कीजिए। पहला क्या है, पौधों को सहारा देना। दूसरा है ह्यूमस प्रदान करना। तीसरा है भोजन संचित अर्थात भंडारण करना। चौथा है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। और बताना है कि इनमें से जड़ों के कार्य कौन से हैं, ठीक है। अर्थात आप बताइए कि जो हमारे पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं उनके द्वारा कौन से कार्य को किया जाता है। तो देखिए जो जड़ है वो भैया पौधे को सहारा देने का काम करती है, ये बात तो ठीक है। ह्यूमस प्रदान करना, तो देखिए जो मतलब कि जड़ें हैं ये ह्यूमस प्रदान नहीं करती हैं, और तो ये वाला तो नहीं होगा। बी जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और ए तो सही है। तो उत्तर जो है देखिए 4 वाला निकल आएगा कि ए, सी और डी जो है वो इसका विकल्प सही है। डी में क्या है कि पानी और खनिजों को अवशोषित करना, तो ये बात भी एकदम सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, ऑप्शन 4 इसका उत्तर हो जाएगा कि जड़ों के कार्य जो है वो पौधे का सहारा देना है, यानी कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट, ये जड़ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। दूसरा देखिए ह्यूमस प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइडिंग ह्यूमस, तो ये कार्य मुख्य रूप से मिट्टी में जो मौजूद कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके अपघटन से होता है, ना कि सीधे जड़ों से। तो ये वाला पॉइंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में है भोजन संचित या भंडारण करना, यानी एक्यूमुलेटिंग स्टोरिंग फूड। तो कुछ जड़ें भोजन को संचित करते हैं जैसे गाजर और मूली। अर्थात इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हर एक प्रकार की जड़ें हैं या सभी पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो भोजन को मतलब कि भंडारित नहीं करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जड़ें हैं जो भोजन को संचित अर्थात भंडारित करती हैं, जैसे गाजर और मूली। तो ये एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा आप।
अगला ऑप्शन देखें कि पानी और खनिजों का अवशोषण करना यानी कि एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, तो ये जड़ों का एक प्राथमिक कार्य माना जाता है। उत्तर देखिए क्या हो जाएगा कि बी वाला छोड़ करके बाकी सारी चीजें सही हैं। अब देखिए मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है, आपसे ये क्वेश्चन मैंने, अब ये सारे क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2021 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने 4-5 शामिल किए थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आपको बताना है मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है, अर्थात जो मिट्टी का कटाव हो रहा है उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ये आपको बताना है। वनों की कटाई, पशुचारण या खनन, या फिर उपरोक्त सभी, तो ऑफ कोर्स इसका जो उत्तर है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी की कटाई के लिए वनों की कटाई, पशुओं का मतलब की चराई और खनन, ये सारी गतिविधियां जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि नारियल का जो पेड़ होता है इसका उपयोग होता है, किस में होता है, तो तेल के रूप में, तो हाँ भैया नारियल का तेल लोग खाते भी हैं, लगाते भी हैं। भोजन के रूप में, तो हाँ हम लोग नारियल को खा जाते हैं वैसे ही चबा चबा के। नाव बनाने में, तो ये बात भी सही है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। क्या कह रहे हैं कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शंस देखें 1972, 1980, 1986 या फिर 2002। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा कि भारत में जो वन्यजीव संरक्षण है, यानी कि वन्यजीव अर्थात जो वाइल्ड लाइफ है उनको संरक्षित करने के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो 1972 में लाया गया था। इसी के बाद आप देखेंगे कि 1973 में ना प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था टाइगर्स को बचाने के लिए। जबकि आप देखें जो 1986 है ना, ये भी संबंधित है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से। किससे, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित है हमारा 1986। जैव विविधता अधिनियम संबंधित है 2002 से, ठीक है। तो जो 2002 है वो भी मतलब कि इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जैव विविधता जो अधिनियम है वो लाया गया था 2002 में, ठीक है। 1980 में भी कुछ लाया गया है, बस अभी मेरे माइंड से स्किप कर गया है। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा कि भारत में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में लाया गया। इसी के बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। उसके बाद आप देखें 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया और 2002 में जैव विविधता अधिनियम लाया गया। एक और याद रख लीजिएगा, 1992 में हाथी जो प्रोजेक्ट हाथी है वो स्टार्ट किया गया था, अर्थात हाथियों की सुरक्षा के लिए जो प्रोजेक्ट लाया गया था 1992 में लाया गया था, ठीक है। कभी कभी क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन बन सकता है, बशर्ते यहाँ पे नहीं बनता, क्योंकि सीटेट ने अभी तक क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस इस मतलब ईवीएस में नहीं पूछे हैं, लेकिन अगर पूछेंगे तो हम लोग उसको भी सॉल्व कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स है, ठीक है। और ये नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसी ऊर्जा जो मतलब फिर से रिन्यू हो सके, यानी कि दोबारा से उसको यूज किया जा सके। अब जैसे डीजल पेट्रोल आप देखिए, ये बहुत सालों में बनते हैं, लेकिन एक बार अगर आप उनको अपने बाइक में डालें और उसके बाद वो खत्म हो गया तो फिर खत्म हो गया, आप उसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो अनवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स हैं वो तो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इन सब में आ जाते हैं। लेकिन आपको बताना है कि कौन है जो नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स है, अर्थात उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन देखें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सोलर ऊर्जा। तो जाहिर सी बात है कि सोलर ऊर्जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि पर्यावरण में जो प्रदूषक हैं इनकी बढ़ती मात्रा के कारण कौन सा रोग हो सकता है। तो अगर पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ेगा तो कौन से रोगों का खतरा होने की संभावना है, ये बताइए। ऑप्शन पहला है कि मधुमेह, दूसरा है कैंसर, तीसरा है मलेरिया और चौथा है एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है, तो भैया जो खून की कमी हो जाती है ना, वही है एनीमिया। आयरन अगर कम हो जाता है बॉडी में तो एनीमिया हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो मतलब कि लड़कियां होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मलेरिया जो है ये तो भैया मच्छर के काटने से होता है, कैंसर भी जो है नहीं है। इसका जो सही उत्तर है ना वो हो जाएगा मधुमेह, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसे अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। जो भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही काम की हैं। हमने स्टार्टिंग में जो है जब हम क्लास स्टार्ट किए थे आज से 1 साल पहले, उस टाइम पे भी जुलाई का सीटेट होना था, लेकिन हमें उतना टाइम नहीं मिल पाया था, लगभग एग्ज़ाम होने वाला था तब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। मैंने एक वीडियो बनाया था
और वो वीडियो लगभग 1-1.5 घंटे का था, मैराथन लिया था। उस एक वीडियो से डायरेक्ट 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो आज भी पड़ी हुई है, आप उसको जा करके अभी भी देख सकते हैं। और उस 2024 में जो मतलब कि जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन से उस वीडियो को मैच कर सकते हैं। तो आपको ये आइडिया रहेगा। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि आप किसी गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और मैंने खुद 2 बार सीटेट क्लियर किया है, तो इस वजह से मुझे अच्छे से पता है कि हाँ, चीज़ों को कहाँ से लेना है, कैसे करना है। तो इस वजह से आप मतलब हम पे विश्वास कर सकते हैं कुल मिला के। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमने आपको बता दिया कि ये मधुमेह हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 है, इसकी मात्रा ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है, ठीक है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। इस तापमान वृद्धि से कई प्रकार की जो हेल्थ इश्यूज हैं वो हो सकते हैं, जिसमें से मधुमेह भी एक है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका आप देखें कि सीधी तरह से जो संबंध है वो ना तो कैंसर से है, ना मलेरिया और ना एनीमिया से है, ठीक है। ये सब तो किसी ना किसी चीज़ की कमी या मच्छर के काटने से हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले जो अन्य पर्यावरणीय परिवर्तन है वो इन बीमारियों के प्रसार को समाहित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो ये जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपको कई प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु मिल जाएंगे, उसे हम कह देते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ऑप्शंस देखें, थार रेगिस्तान, तो भैया थार के रेगिस्तान में तो मतलब बहुत लिमिटेड जो है आपको जीव जंतु और पशु पक्षी मिलेंगे, तो ये तो नहीं होगा। पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान या दक्कन का पठार। तो आप देखिए हमारे भारत देश में ना जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो सबसे ज़्यादा जैव विविधता के लिए जाना जाता है, यानी कि जैव विविधता जो हॉट स्पॉट है वो क्या है, वो है हमारा वेस्टर्न घाट। तो आप देखिए हमारे दक्षिण भारत में आपको एक तो पूर्वी घाट मिलेगा, एक मतलब कि पश्चिमी घाट मिलेगा। तो जो पूर्वी घाट है उसकी जो सीमा है वो किससे लगती है, तो बे ऑफ बंगाल से लगती है, ठीक है। ये अगर आपको दक्षिण भारत का मैप बना के दिखाया जाए तो ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। आप देखिए भारत देश को ना प्रायद्वीप कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो देखिए पहले तो यही पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप हम कहते किसको हैं। तो स्थल खंड, एक ऐसे स्थल खंड का हिस्सा जिसके 3 ओर पानी हो उसे हम कह देते हैं प्रायद्वीप। तो आप देखिए हमारा जो दक्षिण भारत वाला इलाका है उसे हम प्रायद्वीप कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके पूर्व साइड में आपको बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी मिलेगी, पश्चिम साइड में आपको अरब सागर मिल जाएगा और दक्षिण में आपको हिंद महासागर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ तट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट, जबकि जो हमारा अरब सागर से लगा हुआ तट है उसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट। और ये जो पश्चिमी घाट है ना इसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ओजोन परत का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, पृथ्वी को गर्म रखना। दूसरा है पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। तीसरा कह रहे हैं वर्षा को लाना और चौथा है हवा को शुद्ध करना। तो इसका जो सबसे सटीक काम है भैया वो है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं जो कि सूर्य से आती हैं उनसे हमारी पृथ्वी की रक्षा करना, ठीक है। और सपोज दैट ये ओजोन जो परत है ये ना हो तो क्या होगा, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगे और उससे ना ह्यूमन बॉडी में जो स्किन कैंसर है वो होने की खतरा मतलब होने के जो खतरा है वो बहुत प्रबल हो जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। इसको ना पूछा जाता है कि जो ओजोन परत है उसको मापने की इकाई क्या है, तो ये है हमारी डॉप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन परत की मापने की इकाई क्या है, डॉप्शन है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये मैंने कल आपको बताया था, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों ने बीटीसी किया है तब भी आपने इसको पढ़ा होगा, अगर आपने बीएड किया है तब भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो चलिए देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, घास हिरण शेर, शेर हिरण घास, हिरण घास शेर या फिर घास शेर हिरण। तो अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, पहले तो उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। उत्पादक में क्या होते हैं, तो जैसे जो पेड़ पौधे हैं वो उत्पादक हैं। क्यों हम उत्पादक कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरों को भोजन प्रदान करते हैं। और आप देखिए हम लोग जो घर में खाना बनाते हैं ना, तो उसको आप ये मत सोचा करिए कि हम लोग अपना भोजन खुद बना करके खाते हैं, नहीं नहीं नहीं।
जो अपना भोजन खुद बना करके खाने वाले हैं वो केवल और केवल हमारे इस धरा पर केवल और केवल पेड़ पौधे हैं। वो मतलब कि जो हमारे सूर्य का प्रकाश है उससे अपना भोजन निर्मित करते हैं। बाकी सारे जो जीव जंतु हैं वो उन्हीं पर निर्भर हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे अब देखिए, उत्पादक के रूप में जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं से बनाएं। फिर उसके बाद आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता में जो हरी घास को खाने वाले जीव जंतु हैं वो आते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण। ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाने वाले जीव जंतु हैं वो आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी उपभोक्ता में। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी उपभोक्ता हैं वो कौन आ जाते हैं? तो उसमें आपको ये जो शेर वगैरह है वो देखने को मिल जाएंगे। और फिर जो टर्सरी है वो तो भैया सबको खा जाते हैं। हम लोग जो है ना इंसान, ये सर्वभक्षी होते हैं। ये ना पेड़ पौधों को भी खा जाते हैं और जानवर जो पेड़ पौधों को खाने वाले जीव जंतु हैं उनको भी खा जाते हैं। तो ये कभी मतलब कई तरह से इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ये मत रट के मत रखिएगा कि घास, हिरण, शेर ही होगा। हो सकता है कल को मेढक और वो दे दें, क्या बोलते हैं, सांप दे दें, टिड्डा दे दें। तो थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ हो जाएगी। इसका सही उत्तर देखिए घास, हिरण, शेर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात घास जो है ये उत्पादक है। ठीक है, जो घास है वो क्या है? वो है उत्पादक। इसने अपना भोजन स्वयं बनाया और इस उत्पादक को कौन आके खा गया? प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात हिरण। और इस हिरण को आके खा गया शेर, जो कि सेकेंडरी या उच्च उपभोक्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में ये उच्च उपभोक्ता है। बाकी शेर मर जाएगा तो इसको भी गिद्ध वगैरह आके खा जाएंगे, तो वहाँ पे वो उच्च उपभोक्ता के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन इस सीरीज में आप देखें कि ये है हमारा प्राथमिक मतलब कि उत्पादक, ये है प्राथमिक उपभोक्ता और शेर है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, अर्थात नेचर के द्वारा जो संसाधन नहीं दिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, जल, मिट्टी, खनिज या फिर प्लास्टिक। तो भैया देखिए, भगवान का दिया हुआ अर्थात नेचर का दिया हुआ ही जल भी है, मिट्टी भी है, खनिज भी है। लेकिन प्लास्टिक जो है ना ये मैन मेड है, अर्थात इंसानों की उत्पत्ति है, इंसानों के द्वारा इसको बनाया गया। तो भगवान ने यानी कि नेचर ने क्या बनाया है उसको देख लीजिए। और प्लास्टिक जो मतलब केवल और केवल लोगों के शरीर को नुकसान ही पहुंचा रही है, उसको बनाने वाले कौन है? हम जैसे इंसान। ठीक है, हमने नहीं बनाया कुल मिला करके। आप मत समझने लगी है कि मैंने ही फैक्ट्री लगाई, मैंने नहीं बनाया। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी बनाया है वो इंसान ही है कुल मिला के, हम ये कह रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि प्रत्येक नर नारी को प्रति वर्ष वृक्ष लगाना चाहिए, ये स्टेटमेंट किन का है? ऑप्शन देखें, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर। तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन है जो पर्यावरण का मुख्य घटक नहीं है? तो ऑप्शन देखें, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या फिर तारामंडल। तो डी वाला हो जाएगा, तारामंडल जो है ये हमारे पर्यावरण का घटक नहीं है। मानव किस तरह का प्राणी है? अभी मैंने आपको बताया कि सर्वभक्षी अर्थात सब कुछ खा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ता है। इवन इतनी सारी चीजें हैं खाने के लिए, उसके बावजूद भी उनको मांस वगैरह ही खाना रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि कौन सी गैस से हो रही है, ये आपको बताना है। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो CFC है ना यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे सबसे ज़्यादा ओजोन जो हमारी परत है उसको डैमेज हो रहा है। और ये जो CFC है ये आपको कहाँ से मिल जाती है, कहाँ से निकलती हुई दिखती है? तो आप देखिए, जो आपके घरों में हीटर नहीं, जो AC लगी हुई है, जो रेफ्रिजरेटर है, उनसे जो हानिकारक गैस निकलती है वही है हमारी CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सबसे ज़्यादा ओजोन परत को डैमेज कर रही है। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि हरित भारत अभियान जो है इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो ऑप्शन देखिए, 14 अप्रैल 2002, 15 अगस्त 2009 या फिर 15 अगस्त 2007 या 2 अक्टूबर 2011। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका जो सही उत्तर है बी वाला हो जाएगा, अर्थात 15 अगस्त 2009। तो हरित भारत अभियान की जो स्टार्टिंग है वो 15 अगस्त 2009 को हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि बेरी बेरी नामक रोग जो है वो कौन सी विषम मतलब कि कौन सी विटामिन की कमी से होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विटामिन B12, दूसरा है विटामिन B2, तीसरा है विटामिन B1, चौथा है विटामिन B3। तो जो बेरी बेरी रोग है ना भैया, ये विटामिन B2 के कारण हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। अब तो दादी वगैरह ये सब करती नहीं है, अब तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बिना दादी के ही पलते हैं, क्योंकि सिंगल फैमिली यानी कि एकल फैमिली का इतना ज़्यादा चलन हो गया कि दादी दादा सब अलग हो जाते हैं, केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे ही रह जाते हैं। तो दादी वगैरह का तो अब चलन ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। गाँव में तो अभी थोड़ा बहुत चल भी रहा है, शहरों में ये समस्या ज़्यादा आ रही है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि गुलाब जल और आसुत जल, नहीं, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस एकदम सही बात है भैया। सर्दियों में त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए लोग गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस यूज़ करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ ना, ये जो दादी के नुस्खे हैं, ये आपको अब कहाँ मिल जाते हैं, तो यूट्यूब पे मिल जाते हैं। यूट्यूब पे आप खोजिए सर्दियों में बचने के लिए क्या करें, तो दुनिया भर के लोग अपना आ जाते हैं फिर लेकर के, देखो ये यूज़ करो, देखो वो यूज़ करो, और उसके बाद पता चलता है कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक यानी कि शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता। तो जो रेगिस्तानी ओक है, जाहिर सी बात है कि रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक मतलब कि पेड़ है जिसका नाम है शाहबलूत। आपको बताना है कि शाहबलूत के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शंस देखिए कि जड़ों को अत्यधिक गहराई तक ले जाना, तो मैंने अभी कल ही बताया था कि जो भी रेगिस्तानी मतलब कि पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें पानी की खोज में काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, पेड़ के तने में पानी को एकत्र करना, तो हाँ ये लोग मतलब कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है तो उसमें सर्वाइव कर सकें, इसके लिए ये लोग अपने तने में ना पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। तीसरा, पत्तियां बहुत कम होना, तो हाँ भैया पत्तियां बहुत कम होती हैं, कभी कभी तो पत्तियां कांटेदार हो जाती हैं। और आप देखें रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कभी कभी उनकी जो पत्तियां हैं ना वो कैसी हो जाती हैं, वो मांसल हो जाती हैं और तने का रूप ले लेती हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में आप नागफनी को देखिए, तो जो नागफनी है ना उसका जो तना आपको दिखता है वो दरअसल उनकी पत्तियां होती हैं जो मांसल हो चुकी होती हैं। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, जिसमें कह रहे हैं कि बहुत सारी पत्तियां होना। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। किसी भी तरह का जो रेगिस्तानी पौधा है, पेड़ है, उसमें आपको बहुत सारी पत्तियां देखने को नहीं मिलती हैं। उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सॉरी, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कह रहे हैं कि 3 पक्षियों का वो समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। वो पक्षियों का जो झुंड है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि कौन है भैया वो पक्षी जिसकी दृष्टि इतनी तेज है। ऑप्शन देखें, बाज, कौवा, कबूतर, तो कौवा कबूतर नहीं है। दूसरा, बाज, चील, गिद्ध, यही इसका सही उत्तर है। कबूतर, तोता, चील, ये भी नहीं है। तिल मतलब चील तो है लेकिन कबूतर और तोता नहीं है। बुलबुल और कौवा नहीं है, चील है। तो इसका उत्तर आप देखिए तीनों कौन है, तो बाज है, चील है और गिद्ध है। इनकी जो दृष्टि है ना वो बहुत तेज होती है। ठीक है, यानी कि 8 मीटर दूरी से ही ये किसी वस्तु को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, स्लॉथ के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया, खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। कह रहे हैं कि स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है। दूसरा, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, कह रहे हैं कि स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में केवल 2 पेड़ों पर ही जाते हैं। तो अब देखिए ऑप्शंस, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, या फिर बी और सी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा भैया, केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही है कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 नंबर का आलसी जो है ये जानवर होता है, भालू के आकार का दिखता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। और ये क्वेश्चन ना NCERT EVS जो हमारी 3rd से 5th क्लास की है ना उसमें दिया हुआ है स्लॉथ के बारे में, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है।
सारे नहीं हैं, कुछ मैंने खुद से शामिल किए हैं। तो देखिए स्लॉथ जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। अर्थात भालू के जैसे ये दिखता जरूर है, लेकिन भालू वाले जो गुण हैं वो इसमें नहीं है, ठीक है, यानी कि वो मांसाहारी नहीं है। कहना है कि इसे बहुत ही आलसी जानवर माना जाता है। इसकी उम्र, मतलब ये जो स्लॉथ है ये उम्र भर जंगली पेड़ों पर ही रहता है। स्लॉथ प्रतिदिन 14 घंटे तक सोता है। इसका जीवन काल औसतन 20 से 30 साल तक होता है। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो भोजन की तलाश में बाहर नहीं जाता, बल्कि उसी के पेड़ के पत्तों का भोजन के रूप में प्रयोग करता है जिस पर ये रहता है, यानी कि जहाँ रहना है वहीं पे खाना है, फालतू इधर उधर नहीं जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि रोनाल्ड रॉस जी हैं, इनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस शोध के लिए मिला था, ठीक है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ मतलब कि आप देखिए नोबेल जो है वो 6 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें आपको चिकित्सा के क्षेत्र में भी नोबेल का जो प्रावधान है वो है। तो ऑप्शन देखें कि डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, या प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स अपने आप में सही हैं, लेकिन आपको बताना है कि इनको किस पे शोध करने के लिए ये नोबेल अवार्ड मिला है। तो इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया है वो मच्छर से फैलता है। सॉरी। तो रोनाल्ड रॉस ने ये पता लगाया कि मलेरिया बीमारी जो है वो मच्छरों के द्वारा फैलती है, जिसके कारण उन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल जो अवार्ड है वो मिला है। रोनाल्ड रॉस ने ये खोज जो है की थी कि मलेरिया रोग मच्छरों के माध्यम से फैलता है, और इसी के कारण इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका भी चलिए देख लेते हैं। ये भी हमारे एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, हालांकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। कॉलम 2 दिए हुए हैं, एक कॉलम में क्या है, स्थान दिया है, दूसरे में अत्यधिक पसंदीदा भोजन, ठीक है। अर्थात कि कौन से स्टेट के लोग कौन से भोजन को पसंद करते हैं ये आपको मैच करना है। गोवा, कश्मीर, केरल या फिर हांगकांग। और भोजन में दिया हुआ है छोले भटूरे, पकाया हुआ सांप, करी के साथ उबला टैपियोका, नारियल के तेल में बनी हुई मछली, या फिर सरसों के तेल में बनी हुई मछली। तो चलिए मैच करेंगे। सबसे पहले तो केरल में देखें, ये करी के साथ उबला हुआ टैपियोका हो जाएगा। उसमें दिया हुआ है कि केरल के लोग ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये जो टैपियोका है, लोग अपने घरों में ही उगा लेते हैं। तो सी का 3 हो जाना चाहिए, और सी का 3 देखिए 2 जगह दिया है, तो हमारा उत्तर इस अकेले से नहीं निकलेगा। हांगकांग को देखें तो ये लोग ना भैया जो पकाया हुआ सांप है वो खाना पसंद करते हैं, ठीक है। हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं, और बोलते क्या उसको, लिंग हु फेन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लिंग हु फेन बोल रहा है तो समझ लो भैया वो हांगकांग से आया है, उसको सांप खाने की तलब लगी है। तो डी का 2 कहाँ पे दिया है, देखिए दोनों में दिया है, अभी भी इसका उत्तर नहीं निकलेगा। गोवा के लोग ना नारियल के तेल में बनी हुई जो समुद्री मछली है वो खाना पसंद करते हैं। तो ए का हो जाएगा 4, और ए का 4 भी दिया है। उत्तर वह कैसे निकलेगा जब सब मैच ही कर रहा है। तो केवल एक ऑप्शन अगर आपको पता होगा तभी इसका उत्तर निकलेगा, वरना नहीं। मतलब कि सारे के सारे ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए, वरना इतना ट्रिकी ये वाला क्वेश्चन बना है कि मतलब आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। एक और बचा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। तो गोवा वाला भी हो गया, कश्मीर बचा है ना। तो जो कश्मीर के लोग हैं वो सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, अर्थात बी का 5। और देखिए बी का 5 केवल डी में दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। तो अगर आपको बी का 5 पता होता तो एक ही ऑप्शन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। हमने लगभग 26 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 20 नए क्वेश्चंस हैं, और जो है कुछ हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, 2021 के भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी भी चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा उसके लिए थैंक्स। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। इसके पहले वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।